हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी गंगा। आज हम मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण और प्राचीन विधि इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्निरीक्षण विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए, मनोविज्ञान में ऐसे तो कई सारी विधियां हैं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन में विधि का अपना ही महत्व है, क्योंकि यह मनोविज्ञान की सबसे पहली और प्राचीन विधि है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में दो शब्द हैं, इंट्रो और स्पेक्शन। इंट्रो का मतलब है विद इन और स्पेक्शन का मतलब है लुकिंग। इंट्रो मीन्स विद इन, स्पेक्शन मीन्स लुकिंग। जहाँ व्यक्ति स्वयं अपनी ओर देखता है, अर्थात इस विधि में व्यक्ति स्वयं आत्मनिरीक्षण करता है, इसलिए इसे अंतर्निरीक्षण या सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन या आत्मगत प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। अंतर्निरीक्षण का अर्थ ही होता है अंदर का निरीक्षण। अंतर्निरीक्षण का अर्थ होता है अंदर का निरीक्षण, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने भीतर होने वाली अनुभूतियों का स्वयं अपने आप ही निरीक्षण करता है तो इसे आत्मनिरीक्षण कहते हैं। यहाँ व्यक्ति स्वयं अपने भावनाओं का निरीक्षण करता है। यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी प्राचीन विधि है, जहाँ व्यक्ति अपने भीतर की अनुभूतियों का स्वयं ही सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है। इस विधि का जो प्रतिपादन है वह वुंड तथा टिचनर ने किया था। टिचनर जो संरचनावाद स्कूल के प्रवर्तक हैं, हमने जाना था संरचनावाद स्कूल के बारे में, जहाँ मनोविज्ञान की प्रमुख अध्ययन विधि चेतना का अध्ययन करना था। तो वुंड और टिचनर ने मनोविज्ञान की प्रमुख विधि चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करना बताया था, और उन्होंने माना था कि चेतन अनुभूतियों के अध्ययन के लिए तीन तत्व महत्वपूर्ण हैं, जो हैं संवेदन, सेंसेशन, भाव, फीलिंग, और प्रतिमा, इमेज। यानी कि सेंसेशन, फीलिंग और इमेज, ये तीन तत्व इन्होंने महत्वपूर्ण बताया था चेतन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए। और इनका अध्ययन करने के लिए इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन या आत्मनिरीक्षण विधि का महत्व बताया था। यदि कोई व्यक्ति खुशी है, दुख है या क्रोधित है तो स्वयं वो अपने अंदर निरीक्षण करता है इस विधि में, और इन विभिन्न स्थितियों में होने वाली भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। आत्मनिरीक्षण विधि सफल होने के लिए कुछ बातों का बहुत महत्व है। जैसे अंतर्निरीक्षण विधि करने वाला व्यक्ति में किसी प्रकार का पूर्वग्रह, पक्षपात या बायसिस नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति अंतर्निरीक्षण जो कर रहा है उसमें यदि पूर्वाग्रह और पक्षपात होगा तो हम सही नतीजों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंतर्निरीक्षण विधि की एक विशेषता यह भी है कि इसके लिए हमें किसी प्रयोगकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड्स, अंतर्निरीक्षण विधि में अध्ययनकर्ता या एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट या प्रयोज्य एक ही व्यक्ति होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी भावनाओं का अध्ययन करता है। व्यक्ति किसी चीज़ को देख के उसके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही है उसका सही पता लगाने का इसमें कोशिश होता है। तो अंतर्निरीक्षण करते वक्त यदि व्यक्ति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या बायसिस रखेगा तो नतीजे प्रभावित होंगे, और जब व्यक्ति अंतर्निरीक्षण कर रहा हो तो व्यक्ति को अपने अवधान या अटेंशन पर पूरा फोकस होना चाहिए, उससे नियंत्रण होना चाहिए, ताकि अपने अंदर होने वाली भावनाओं का उस स्थिति में उसके मन में क्या भावनाएं चल रही हैं उसको अच्छे से समझ पाएगा। और व्यक्ति जब अंतर्निरीक्षण कर रहा हो या इंट्रोस्पेक्शन खुद का कर रहा हो तो व्यक्ति फिजिकली या मेंटली, अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ताज़ा हो, उसमें किसी प्रकार की थकान, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, मानसिक ऊब इत्यादि ना हो। क्योंकि यदि व्यक्ति थका होगा, स्ट्रेस में होगा, बीमार होगा तो अपनी भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाएगा, इस विधि का सर्वोत्तम यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति में किसी प्रकार का बायसिस ना हो, वह फिजिकली मेंटली स्वस्थ हो और वह शांत स्वभाव से, शांत प्रकृति का होकर
अपने अंदर होने वाली भावनाओं को समझे, तभी यह विधि सफल होती है। चलिए अब इस विधि के कुछ प्रमुख गुण समझ लेते हैं। मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। आत्मनिरीक्षण विधि के ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला गुण, बड़ा गुण यही है कि यह एक सस्ता विधि है। सस्ता विधि क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस विधि के अध्ययन के लिए हमें किसी भी प्रकार की उपकरण या एपरेटस एवं प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। हम जानते हैं कि इसमें किसी प्रकार का हमें ना एक्सपेरिमेंटर की ज़रूरत होती है, ना हमें अलग से प्रयोगकर्ता का खर्चा करना है, ना किसी एपरेटस की ज़रूरत होती है, ना किसी प्रयोगशाला में जाने की ज़रूरत होती है। व्यक्ति इस विधि का यूज़ कहीं भी किसी परिस्थिति में भी बैठ के, खड़े होके कैसे भी कर सकता है। इसीलिए यह एक सस्ता विधि है। अन्य विधियों में हमें उपकरण की ज़रूरत होती है, एपरेटस की ज़रूरत होती है, प्रयोगकर्ता की अलग से ज़रूरत होती है, लेकिन इस विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इसमें खुद अपना अध्ययन करता है और अपने अंदर होने वाली मानसिक प्रक्रियाओं का समझने की कोशिश करता है। इसीलिए यह एक सस्ता विधि है। दूसरा, इसके द्वारा व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं जैसे इच्छाओं, संवेगों, भाव आदि को हम ठीक ढंग से समझ पाते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं जैसे व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं, उसकी फीलिंग्स का विश्लेषण हम इस विधि में अच्छे से कर पाते हैं। अच्छा, कुछ मानसिक प्रक्रिया ऐसी भी होती हैं जिनका इस विधि द्वारा बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे यदि कोई अध्ययन करता है या समझना चाहे कि चिंतन यानी थिंकिंग की प्रक्रियाओं में मानसिक प्रतिमाओं, मेंटल इमेज का क्या हाथ है, यानी कि चिंतन की प्रक्रियाओं में मेंटल इमेज का हाथ क्या है, तो इसका अध्ययन के लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड को एक अच्छी विधि माना जाएगा। इंट्रोस्पेक्शन विधि एक तरह का सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी है। हम जानते हैं कि इसमें व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करता है, यह सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। तो यदि हम निष्पक्ष और बिना किसी प्रेशर के, किसी दबाव के शांत होकर मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करें, तो वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इससे अच्छी कोई विधि नहीं है। तीसरी की मनोविज्ञान की हम जानते हैं कि यह पहली और अपनी प्राचीन विधि है। इसकी सहायता से ही चेतन अनुभूतियों का अध्ययन कर मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्रता मिली और यह एक प्रयोगात्मक रूप प्राप्त कर सका है। यह विधि वह विधि है जहाँ मनोवैज्ञानिक चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करते हैं और मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से वह अलग कर पाए। और अंतर्निरीक्षण विधि ऐसी विधि है जिसके सहारे मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक स्तर प्राप्त हो सका। इस तरह यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। चलिए, इसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, वह हम जान लेते हैं। ऐसे तो इस विधि में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसके लिए प्रमुख दोष यही है कि यह एक व्यक्तिगत यानी सब्जेक्टिव विधि है। सब्जेक्टिव इसलिए है कि व्यक्ति इसमें जो सब्जेक्ट कह रहा है वो हमें मानना ही पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति इसमें खुद अपने अंदर झांक के कहता है। या हो सकता है कि सब्जेक्ट को, प्रयोज्य को अनुभूति कुछ और हो रहा हो, लेकिन वो बता कुछ और है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट को हमने कुछ दिखाया और उसे खुशी की फीलिंग हो रही हो, लेकिन वो हमें किसी कारणवश कह रहा हो कि हमें दुख हो रहा है, या उसे कुछ और फीलिंग हो रहा हो लेकिन वो कह कुछ और है, मतलब सच छुपा जाता है। तो यह बहुत ही सब्जेक्टिव मेथड है। तो यह इसका प्रमुख दोष है, क्योंकि यह सब्जेक्टिव मेथड है और सब्जेक्ट जो भी कहे वो हमें मानना ही पड़ता है। तो इसका बहुत बड़ा दोष हुआ यह। नेक्स्ट, कि व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं की स्थिति सतत परिवर्तित होती रहती है। हम जानते हैं कि मानव मन बहुत चंचल होता है, तो यह सतत परिवर्तित होते रहता है और जो डाटा हमें मिलता है उसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी व्यक्ति समान मानसिक स्थिति से नहीं गुजरते हैं। इसमें व्यक्ति मन में जो डाटा मिलता है उसको हम परख नहीं सकते हैं। उस स्थिति को हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को एक मानसिक स्थिति में क्या फीलिंग हो रहा है वह दोबारा किसी भी स्थिति में उस मानसिक स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी समान मानसिक स्थिति से गुजर नहीं सकता है, क्योंकि मानसिक स्थिति सतत परिवर्तित होती रहती है। तो जो डाटा हमें मिलता है उसकी वैधता कम हो जाती है। यह इस विधि का दोष है। अगला है कि इससे प्राप्त डाटा में रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कम हो जाती है।
हम जानते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव मेथड है तो इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों ही कम होती है। और एक अच्छे विधि का यह गुण होना चाहिए कि इसमें रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता और वैधता अधिक से अधिक होनी चाहिए, लेकिन इसमें कम होती है, तो यह इसका दोष है। नेक्स्ट, इसका उपयोग हम पशु पक्षियों, छोटे शिशु और बालक मानसिक रूप से जो बीमार हैं उन पर हम नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि इस विधि के यूज़ के लिए व्यक्ति अपनी मानसिक खुद अध्ययन करता है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। छोटे बच्चे, शिशु, पशु पक्षी, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी चेतन अनुभूतियों का अध्ययन कर उसकी अभिव्यक्ति को सही भाषा द्वारा नहीं कर सकते हैं। यह परम सत्य है कि छोटे बच्चे, बालक, पशु पक्षी, हमें उनके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं वह नहीं बता सकते हैं और उसकी अभिव्यक्ति भी सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। और इस विधि में प्रयोगकर्ता एवं प्रयोज्य एक ही व्यक्ति होता है, अतः व्यक्ति को दोहरा कार्य करना पड़ता है। हम जानते हैं यह एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य यानी कि एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होता है और व्यक्ति को दोहरा कार्य करना पड़ता है एवं सभी व्यक्ति ठीक ढंग से दो कार्य कर पाए यह संभव नहीं हो पाता है। दोहरा कार्य सभी व्यक्ति ठीक ढंग से कर ले और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन कर ले, यह बहुत मुश्किल काम है। अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है। कुछ मानसिक प्रक्रिया ऐसी हैं जो व्यक्ति चाहकर भी ठीक ढंग से अनुभव करके नहीं बता सकता है, तो यह इसका दोष हुआ। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग कर हर परिस्थिति में संभव नहीं है। जैसे व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा अधिक दुखी है और या फिर बहुत अधिक खुशी है, लापरवाह है, मस्ती के मूड में है, मतलब काफ़ी एक्टिव है, चंचल है, तो इस स्थिति में भी वो अपनी मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड के विषय में जाना, इसके कुछ गुण और दोष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।